नमस्कार। पेन एक अनप्लेजेंट इमोशनल और सेंसरी एक्सपीरियंस है जो एसोसिएटेड होता है एक्चुअल या पोटेंशियल टिश्यू डैमेज के साथ। पेन की परसेप्शन बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे इमोशनल स्टेटस, जेंडर, जेनेटिक्स, पेन थ्रेशोल्ड, एक्सपीरियंस, एक्सपेक्टेशन, एंजाइटी। अम्बिलिकस यानी बेली बॉटम के नीचे का पार्ट और थाइज के ऊपर वाला पार्ट जिसे पेल्विस बोलते हैं। फीमेल्स में पेल्विक पेन एक कॉमन कंप्लेंट है, एक्यूट हो सकती है, क्रोनिक हो सकती है। क्रोनिक पेल्विक पेन हम तब डायग्नोस करते हैं जब कंटिन्यूसली 6 मंथ्स के लिए पेल्विक पेन हो और ये एक्सक्लूसिवली मेंस्ट्रुएशन, सेक्सुअल इंटरकोर्स या प्रेगनेंसी के साथ एसोसिएटेड नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा न्यूरोलॉजी ऑफ पेन कि पेन किस तरह से हम लोग परसीव करते हैं ये डिस्कस करें। सो नॉर्मली जैसे ही कोई नॉक्शियस स्टिमुलस, एब्नॉर्मल स्टिमुलस हमारे नजदीक आता है तो स्पेशलाइज्ड नर्व एंडिंग्स होती हैं ए डेल्टा और सी, ये इसको परसीव करती हैं और इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देती हैं। इसे ट्रांसडक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट स्टेप होता है ट्रांसमिशन, जो नर्व्स के जरिए स्पाइनल कॉर्ड, थैलेमस और हायर सेंटर को ये सिग्नल कैरी ऑन होता है। इसके बाद मॉड्यूलेशन होती है। मॉड्यूलेशन हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जैसे नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन, न्यूरोमॉड्यूलेटर्स जैसे एंडोर्फिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ये इस सिग्नल को बढ़ाते या कम करते हैं जिसे मॉड्यूलेशन बोलते हैं। और फाइनली जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है ये कैरी ऑन होता है टू द एपेक्स सेरेब्रल कॉर्टेक्स। वहां पे हमारे जो सोमैटिक स्ट्रक्चर्स हैं, जो स्किन, कनेक्टिव टिश्यू, मसल, जॉइंट्स और विसरल जो ऑर्गन्स हैं, इनकी लोकलाइजेशन होती है। अभी मैं क्लियर करूं कि जो सोमैटिक स्ट्रक्चर हैं इनकी लोकलाइजेशन बड़ी स्पेसिफाइड है, जबकि विसरल की ये वेग रहती है और इसी वजह से जो विसरल पेन है ये वेग होती है। हालांकि बाद में जाके ये जो इस एरिया का स्किन को सप्लाई करती है, जो रिस्पेक्टिव स्पाइनल नर्व, उसको जो रेडिएट करती है जिसे हम रेफर्ड पेन बोलते हैं। और दूसरा जो डिफरेंस सोमैटिक पेन और विसरल पेन का है कि विसरल पेन मोस्ट ऑफ द टाइम, चूंकि विसरल ऑर्गन्स जो है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम से सप्लाइड हैं, तो इनके साथ ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन बहुत ज्यादा होता है, जैसे बीपी बढ़ जाना, कम हो जाना, पल्स रेट कम या ज्यादा हो जानी, स्वेटिंग होनी। सो ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन विसरल पेन के साथ ही मोस्ट ऑफ द टाइम्स होते हैं। अब एक्यूट पेल्विक पेन, इसी पे हम बात करेंगे कि क्या इसके कारण रहते हैं, किस तरह से पेशेंट को इन्वेस्टिगेट किया जाता है। सो सबसे पहले जरूरी है ये जानना कि क्या मैकेनिज्म है, किस वजह से ये पेल्विक पेन होती है। बेसिक मैकेनिज्म, सो बेसिक मैकेनिज्म है कि जो पेरिटोनियम हमारे पेट की सबसे अंदर वाली परत है, ये परत रिचली सप्लाइड होती है नर्व्स और वेसल्स के साथ, और इसकी इरिटेशन होने की वजह से, इरिटेशन आप ब्लड की वजह से हो सकती है और इन्फेक्शन की वजह से। सो यही एक बेसिक मैकेनिज्म है जिसकी वजह से पेल्विक पेन होती है। अब इसी के चलते एक सीरियस पैथोलॉजी बन जाती है जिसे बोलते हैं हीमोपेरिटोनियम, ब्लड कलेक्शन। सो क्या क्या काजेज हैं ब्लड कलेक्शन हीमोपेरिटोनियम के? सो गायनेकोलॉजिकल काजेज जैसे कॉमनेस्ट है जो हमें रूल आउट करना होता है, रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी, चॉकलेट सिस्ट एंडोमेट्रियोसिस में बनती है, वो रप्चर हो सकती है। इसी तरह से फॉलिकुलर सिस्ट भी रप्चर हो सकती है, और कार्पस ल्यूटियम जो कि एग निकलने के बाद जो स्ट्रक्चर रिमेनिंग होता है उसमें ब्लीडिंग होने की वजह से भी हीमोपेरिटोनियम एट टाइम्स हो सकता है। दूसरा है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, गायनेकोलॉजिकल जो ऑर्गन्स हैं उनकी इन्फेक्शन हो सकती है। HSG हिस्टेरोसल्फिंगोग्राफी की जाती है जिसमें रेडियोपेक डाई डालते हैं और ट्यूब्स की पेटेंसी देखने के लिए हम, तो इसकी केमिकल इरिटेशन से भी पेन हो सकती है। अबॉर्शन के बाद एट टाइम्स यूट्रस में क्रैम्प्स आने की वजह से ये पेल्विक पेन की दफा करते हैं। डिस्टेंशन ऑफ द विस्कस, जैसे यूट्रस के अंदर अगर पस कलेक्ट हो जाएगी पायोमीट्रा या ब्लड होगा हेमेटोमीट्रा, तो इस वजह से होता है। सिस्ट के अंदर अगर ब्लीडिंग होती है, इंटरसिस्टिक हेमरेज जिसे हम बोलते हैं, ये काज हो सकता है। इसी तरह से आजकल ओवुलेशन इंडक्शन ड्रग्स बड़े यूज किए जाते हैं, जैसे
हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम होता है जिसमें मोर देन वन एग जो है वो एकदम से मेच्योर होते हैं और उनके अंदर मल्टीपल एग्स की जब मेच्योरिटी होने लगती है तो पेन होती है। अब कुछ टॉर्शन ऑफ एक बड़ा सीरियस पैथोलॉजी है टॉर्शन ऑफ द ओवेरियन सिस्ट। ओवेरियन सिस्ट जो अपनी पेडिकल जिसके थ्रू उसको ब्लड सप्लाई नर्व सप्लाई आती है और इन दोनों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये एक सर्जिकल इमरजेंसी होती है टॉर्शन ऑफ द ओवेरियन सिस्ट और पेनफुल कंडीशन है। नॉन बेनाइन गायनिकोलॉजिकल कॉजेज जो हैं अपेंडिसाइटिस, गट की डिस्टेंशन हो सकती है, परफोरेशन हो सकती है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, स्टोन हो सकता है इन द ब्लैडर और पेल्विक पार्ट ऑफ द यूरेटर, पेल्विक पेन का काज बन सकता है। रेक्टस शीथ हेमेटोमा ये सर्जरी के बाद हो सकता है। एल्डरली में सुपीरियर और इंफीरियर एपिगास्ट्रिक आर्टरी के जो रिजेक्शन है ये ट्रॉमा से या अदरवाइज भी हो सकता है एग्रेसिव कफ वगैरह से। तो इंफीरियर एपिगास्ट्रिक जैसे गायनिकोलॉजिकल सर्जरीज करते हैं इसका हेमेटोमा काफी नोटोरियस है। इसके साथ साथ पेनक्रिएटाइटिस एट टाइम सिडोसिस बनती है और जो उसको केमिकल जो फ्लूइड है उसकी इरिटेशन से पेल्विक पेन हो सकती है। मेसेंट्रिक वेन थ्रोम्बोसिस भी इसका काज हो सकता है और इंग्वाइनल हर्निया फीमेल्स में कम होता है लेकिन ये भी एक इसका काज हो सकता है। अब इसके बाद किस तरह से हम लोग इस पेशेंट को इन्वेस्टिगेट करते हैं? सो इसमें जरूरी है सबसे पहले डिटेल्ड हिस्ट्री। सो हिस्ट्री में पेन जो है उसका करेक्टर जो है वो जाना जाता है। सो अगर सिवियर सडन शार्प एगोनाइजिंग पेन है तो पहला चीज दिमाग में जो आएगी कि विस्कस की परफोरेशन। तो इसमें इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो सकती है, रप्चर्ड एक्टोपिक का सस्पिशन रखना पड़ेगा, ओवेरियन सिस्ट का रप्चर हो सकता है। सो ये चीजें दिमाग में रखनी है। टॉर्शन ऑफ द ओवेरियन सिस्ट भी वो भी इस तरह से पेन सिवियर पेन कर सकती है। नेक्स्ट है इसके बाद अगर ये पेन कोलिकी है, क्रैम्पिंग है, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग है तो दिमाग में आएगा कि विस्कस जो है वो उसमें ऑब्स्ट्रक्शन है। सो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है और इसी तरह से यूरेटर में स्टोन की वजह से, पेरिस्टाल्सिस रुकने की वजह से इस तरह की पेन होती है। अब एक चीज है कि जो विस्ट्रल पेन जैसे मैंने बताया कि ये वेग रहती है। सो लोकेशन ऑफ द पेन बड़ा गाइड करेगी। इनिशियली ये वेग होती है और बाद में ये रेफर्ड पेन जो स्पाइनल नर्व जो सेम रिस्पेक्टिव एरिया को सप्लाई करती है उसका जो स्किन वाला पार्ट है वहां जाके ये पेन होती है। सो लोकलाइजेशन ऑफ द पेन भी हम हिस्ट्री में पूछते हैं ताकि हमें डायग्नोसिस में हेल्प मिल सके। अब LMP जो है एक मैं एज ए गायनिकोलॉजिस्ट में बताना चाहूंगा कि LMP लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड पूछना बहुत ही जरूरी है क्योंकि इसमें हमने एक्टोपिक प्रेगनेंसी को रूल आउट करना होता है और इसके लिए एट टाइम्स पेशेंट को मिस्टेकन डेट्स होती हैं, श्योर ऑफ डेट्स नहीं होता और वेल रेड पेशेंट भी अपनी डेट्स का कई दफा कंफ्यूजन होता है। सो इसमें बेस्ट वे आउट इज कि हम प्रेगनेंसी टेस्ट करवाएं, HCG करवा दें यूरिन या बीटा HCG इन ब्लड करवा के प्रेगनेंसी को रूल आउट करें और उसके साथ एसोसिएटेड जो स्वीयर पैथोलॉजीज है उसको रूल आउट कर लें। इन्फेक्शन की हिस्ट्री पूछी जाती है जैसे डिस्चार्ज है, पेन है, कोई मिसकैरेज तो नहीं करवाया, MTP वगैरह अगर हुई है या पोस्ट सर्जिकल इन्फेक्शन भी हो सकती है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के लिए गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जैसे एनोरेक्सिया, भूख का बंद हो जाना, वॉमिटिंग होना या डायरिया होना, कॉन्स्टिपेशन होना, ब्लीडिंग स्टूल में होना। सो इस तरह से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स जो है उससे हमें थोड़ा इन्फ्रेंस मिलता है कि ये GI रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। यूरिनरी में फ्रिक्वेंसी, बार बार यूरिन आना, डिसयूरियाना, यूरिन में प्रॉब्लम पेन होनी या ब्लीडिंग इन द यूरिन, हेमेचूरिया जिसे हम बोलते हैं। सो इससे हमें यूरिनरी ट्रैक्ट प्रॉब्लम का इन्फ्रेंस मिल सकता है। अब इसके साथ ही नेक्स्ट हम जब आगे चलेंगे तो इन्फेक्शन के लिए हमें फीवर की हिस्ट्री पूछना बहुत जरूरी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो इसमें मैं स्ट्रेस डालना चाहूंगा कि हीमोपेरिटोनियम या ब्लीडिंग जिसे बोलेंगे पेरिटोनियम कैविटी में, इसको रूल आउट करना हमें लीडिंग क्वेश्चन से रूल आउट करना है। सो इसके लिए कॉमनली पेशेंट पेल लुकिंग होगा क्योंकि ब्लीड किया है उसने, एंक्शियस पेशेंट होता है और कई दफा डायफ्राम के नीचे अगर स्फ्रेनिक नर्व होती है C5-6, इसकी इरिटेशन की वजह से रेफर्ड पेन होती है, शोल्डर टिप पेन, वो हमें इंक्वायर करनी है।
एंजाइटी स्टेटस जो है वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन होता है और पेशेंट को डायफ्रेसिस हो सकता है, कोल्ड क्लाइमिंग स्किन होगी, कोल्ड स्वेट्स होंगे। सो ये सब चीजें हमें पूछनी है और रूल आउट करना है कि कहीं हेमोपेराटोनियम तो नहीं है। नेक्स्ट है एग्जामिनेशन। सो एग्जामिनेशन में पल्स, टेम्परेचर, बीपी। टेम्परेचर से हमें इन्फेक्शन का आइडिया मिलेगा, पल्स और बीपी से हेमोडायनामिकली स्टेबल है या नहीं है ये जानना जरूरी है। एब्डोमेन में अगर कोई मैस लीजन है, जैसे मैंने बोला कि रेक्टल शीथ हेमाटोमा हो सकता है, तो लंप अगर है वो फील हो सकता है, तो उसके लिए जैसे रेक्टल शीथ एब्डोमेन के लिए हम कार्नेट टेस्ट होता है जिसमें चेस्ट हम बेड से रेज करते हैं या लिम्स रेज करने के लिए पेशेंट को बोलते हैं, तो जिससे जो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल लीजन होगा जैसे रेक्टल शीथ हेमाटोमा है तो ये प्रोमिनेंट हो जाएगा और पेन करेगा, और जो विस्कस पेट के अंदर का लीजन होगा ये पेन नहीं करेगा इससे। सो फॉदरविल साइन जो है रेक्टल शीथ हेमाटोमा में नेक्स्ट साइन होता है, इसमें जैसे ही इसको पेशेंट को इसी पोजीशन में इस तरह से अगर रेज करेंगे तो जो प्रोमिनेंट जो लीजन होगा वो दूसरी साइड शिफ्ट नहीं होगा और बल्ज करेगा और पेन करेगा। सो फॉदरविल साइन पॉजिटिव होता है रेक्टल शीथ हेमाटोमा में, और इन टेस्ट से हम देख लेते हैं कि ये जो लीजन पेट की परत का है या पेट के अंदर का है। सो उसके बाद गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, पीएस और पीवी, जिससे इन्फेक्शन देखी जाती है, कोई नेक्सा में मैस तो नहीं है, और रप्चर्ड एक्टोपिक हो तो फ्री फ्लोटिंग यूट्रस जैसे ये क्लासिकल फाइंडिंग होती है। पीआईडी है तो सर्वाइकल मूवमेंट, सर्विक्स के मूवमेंट्स जो है एक्सट्रीमली टेंडर होती हैं। तो इस तरह से नेक्स्ट जो इसके बाद हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। सो इन्वेस्टिगेशन में बेसिक इन्वेस्टिगेशन से ही हम 99% पेल्विक पेन को रूल कर सकते हैं, जिसमें कंप्लीट हीमोग्राम करवाएंगे। एचबी लेवल अगर कम है, हेमेटोक्रिट फॉल कर रहा है तो हाइपोवोलेमिया स्टेट हो सकती है। डब्ल्यूबीसी काउंट अगर बड़े हुए हैं और शिफ्ट टू द लेफ्ट है, जिसमें प्रीमेच्योर सेल्स बोन मैरो से काफी बन रहे हैं, तो ये इन्फेक्टिव पैथोलॉजी की तरफ कमी करेगा। यूरिन एग्जामिनेशन कर सकते हैं, कल्चर कर सकते हैं। क्लैमिडिया और गोनोकोकल जो पीआईडी के लिए नोटोरियस है, सो इनका कल्चर किया जा सकता है। एक्सरे एब्डोमेन, स्टैंडिंग, सुपाइन और लेटरल डिक्यूबिटस। स्टैंडिंग में फ्री एयर अंडर द डायफ्राम अगर होगी तो विस्कस का रप्चर सस्पेक्ट कर सकते हैं। मल्टीपल एयर फ्लो लेवल अगर गट में है तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। एक्सरे से स्टोन वगैरह अगर होगा तो वो भी देखा जा सकता है। इसके बाद अल्ट्रासाउंड एक नॉन इन्वेसिव पैथोलॉजी मोडेलिटी है, इससे हमें बहुत सारी हेल्प मिलती है। एक्टोपिक को रूल आउट किया जा सकता है, जो मल्टीपल पैथोलॉजीज हैं, एक्यूट इमरजेंसीज है, इसे देखी जा सकती है। और ट्रांसवेजाइनी में हम ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी जो है उस पर स्ट्रेस करते हैं। और फाइनली सीटी स्कैन, एमआरआई डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट्स नीड, और जरूरत पड़े तो लेप्रोस्कोपी से भी पीप इनटू द एब्डोमेन करके या हिस्टेरोस्कोपी या रिकॉर्डिंगली करके तो इसको इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है। थैंक यू।